हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम फिर से आ गए हैं एक ऐसे लेक्चर के लिए जिसके बारे में ज़्यादा लोग आपको बताते नहीं हैं। आपको यही समझा जाता है कि ये सब आपको आता ही होगा। क्लास 11 में आप आ जाते हो, 9-10 पास कर लिया। डेंसिटी है ना, एक कॉमन सा टर्म है जो आप बहुत बार यूज़ किए होगे, बट एक्चुअल में उसका जो यूज़ है केमिस्ट्री में, उसके पर्पज़ से हमें क्या क्या सीखना चाहिए, वो टर्म्स क्या हैं जो कि डेंसिटी को डिफाइन करते हैं हमारी केमिस्ट्री में, उसके बारे में आज हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि ये चीज़ें, ये जो फॉर्मूले आप किताबों में पढ़ लेंगे वो कैसे आने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डेंसिटी डेंसिटी सबको पता है, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है भाई? डेंसिटी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं इसको? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मास अपॉन वॉल्यूम ऐसे ही कहते हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम देखेंगे और हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। चलिए, केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस की वजह से टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मानते हो आप लोग, है ना। तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर सॉल्यूशन है तो उसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो डेंसिटी पे फर्क क्या पड़ेगा भाई? डेंसिटी अगर टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड का वॉल्यूम भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है बच्चों? वॉल्यूम भी बढ़ता है, गैसेस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ गया तो भाई एक बात बताओ, वॉल्यूम बढ़ जाने से डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हो गई, आई बात समझ में? तो डेंसिटी एक ऐसा फिजिकल हमारे पास फॉर्मूला है जो कि क्या होता है, किससे अफेक्ट होता है? टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये आपको याद रखना है। आगे भी इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत काम आती हैं, ठीक है। डेंसिटी, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात क्या कि इसका अगर मैं यूनिट लिखूं, यूनिट, तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट मतलब केजी और मीटर में क्या होगी? तो मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी। वॉल्यूम की एक क्या होती है? मीटर क्यूब। तो केजी अपॉन मीटर क्यूब। क्लियर? आई बात समझ में? लेकिन अगर मैं सीजीएस में लिखूंगा, ठीक है, सीजीएस में लिखूंगा तो मास की हो जाएगी ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? मास अपॉन ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। और कहीं कहीं बहुत ज्यादा जगह हम लोग यूज करेंगे ग्राम अपॉन मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर होता है, ठीक है, तो हम उसको ग्राम पर मिलीलीटर बोलते हैं। अगर आपको पता हो, बहुत सी कॉमन सी चीज है कि जो डेंसिटी है H2O की, लिक्विड की, एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखिएगा हमेशा, इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत जगह यूज करना पड़ेगा कैलकुलेशन की पर्पज के लिए, आपको बहुत सारी जगह पे ये यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। डेंसिटी ऑफ वाटर which is liquid at 4 डिग्री सेल्सियस is 1 ग्राम पर मिलीलीटर। आइस की डेंसिटी नहीं दी है, ठीक है, इट इज नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री पे H2O क्या होगा? लिक्विड होगा। क्लियर? ये बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कैलकुलेशंस करने के लिए आएगा, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है? तो ये एक नॉर्मल डेंसिटी के टर्म्स को हमने डिफाइन कर लिया कि भाई मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इसमें क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब आते हैं डेंसिटी के अलग अलग जो हमारे पास प्रारूप हैं, जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी। आप लोग क्वेश्चन करेंगे ना कभी, तो ये सारे टर्म्स आपके सामने से गुजरेंगे, फिर आप सोचते बैठेंगे कि ये क्या है? रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, वेपर डेंसिटी, क्या है ये सब? तो वो वही समझा रहा हूं मैं
कि ये सब क्या है, ठीक है, ये सब समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, कंसेप्ट हमारे खुल जाते हैं। कंसेप्ट खुल गए तो हम कैलकुलेशंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, आर डी, अगर मैं इसको लिखूं तो आर डी। रिलेटिव डेंसिटी किसी भी चीज की, ठीक है, किसी भी चीज की, किसी भी सब्सटेंस की, ये होती है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी चीज का किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय जो हम एक रेफरेंस सब्सटेंस लेंगे, रेफरेंस लेंगे, उस सब्सटेंस की जो डेंसिटी होगी उसको हम लोग कहते हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी। क्या होगा बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है, आई बात समझ में। अब बताइए, ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी, क्या डेंसिटी से डेंसिटी इनके डायमेंशंस कट आउट हो जाएंगे? तो आर डी जो कि रिलेटिव डेंसिटी होती है, क्या होती है बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है, कैसे है, ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी। चलिए, अच्छा, अगर मुझे आरडी को, इस रेफरेंस जो रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है, इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ता हूं, केमिस्ट्री के हिसाब से मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ता हूं। पहली होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होती है बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सब के सब टर्म्स जो है ना आपको कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। कोई किताब उठाइएगा आप, ठीक है, कोई भी, उसमें आपको ये सारे टर्म्स दिखाई देने वाले हैं। दूसरा होता है वेपर डेंसिटी। क्या होती है बच्चों, वेपर डेंसिटी। मैं आज सिर्फ और सिर्फ टर्म्स एक्सप्लेन करने आया हूं, ठीक है, मैं टर्म्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आज क्वेश्चन नहीं, एक आध क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बस पहले आप टर्म्स को समझो, टर्म्स समझने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ेंगे। रिलेटिव डेंसिटी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, दूसरा क्या है, वेपर डेंसिटी। वेपर मतलब गैस होती है, ठीक है, तो ये वाली डेंसिटी किसके लिए यूज होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए, ठीक है, यूज्ड फॉर गैसेज ओनली, ठीक है। अगर यही रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड के लिए हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, यूज्ड फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। क्लियर है, यूज्ड फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। क्लियर। अब इन दोनों टर्म्स के बारे में, रिलेटिव डेंसिटी समझ में आ गई, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, एक सब्सटेंस दूसरा रेफरेंस, ठीक। अब इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि सॉलिड और लिक्विड के लिए होगी, और एक वेपर डेंसिटी होगी जो कि गैसेस के लिए होगी, ठीक है। तो अब स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं पहले, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या होगा, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी तो होगा ही, ठीक है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी। तो किसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ, रेफरेंस लेना है मुझे, ठीक है, मुझे रेफरेंस लेना है, तो रेफरेंस के लिए मैं क्या लूंगा, H2O की डेंसिटी जो अभी हमने ली थी, ठीक है, H2O की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिए, सब्सटेंस लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं, ठीक है।
लेकिन हमें जो रेफरेंस में लेना है वो वाटर की डेंसिटी होगी एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ये बात एकदम क्लियर रहनी चाहिए कि भाई यहाँ पे चेंजेस नहीं आने चाहिए। ठीक है, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, रेफरेंस में जो हम ले रहे हैं वो वाटर है जो कि लिक्विड है एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर? अच्छा है, चलिए अगर मैं इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना चाहूं तो सीधे सीधे लिख सकता हूं डी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई, मैं किससे डिवाइड करूंगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी कितनी थी? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ये भी तो ग्राम पर मिलीलीटर है, तो क्या ये भी डायमेंशनलेस है? हाँ, अरे स्पेसिफिक हमारे जो रिलेटिव डेंसिटी है उसी की तो भाग है ना ये। ठीक है, तो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या है? डायमेंशनलेस। वेपर डेंसिटी भी क्या है? डायमेंशनलेस। लेकिन क्या क्या यहां पे बदल जाएगा? कुछ बदलेगा। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी में और सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी में और वेपर डेंसिटी में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे हमें लिख देनी है डी सब्सटेंस, लेकिन यहां पे कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एल्यूमिनियम है, सॉलिड है, इसकी डेंसिटी है 7.8 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, सॉलिड, ये कितनी हो जाएगी? 7.8 ग्राम पर मिलीलीटर। उसमें से रिमूव कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ जो डिजिट्स हैं वो लिखने हैं आपको। क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा अगर मैं टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करूंगा तो क्या डेंसिटी भी तो चेंज होगी ना। ठीक है, तो ये भी क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर? दिस इज इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो वेपर डेंसिटी की बातें करते हैं हम। ठीक है, वेपर डेंसिटी ये क्या होगा? इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अ गैस, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, है ना? रेफरेंस गैस, यहां पे गैस का रेफरेंस लेना है। पिछली बार क्या किया? H2O लिया 4 डिग्री सेल्सियस पे जो कि लिक्विड रहेगा। रेफरेंस गैस, ठीक है, अगर कुछ ना दिया गया हो, ठीक है, अगर कुछ ना दिया गया हो, यूजुअली या जनरली H2 is taken as reference। ठीक है, H2 is taken as reference। ठीक है, अच्छा यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आप ये डेंसिटी मेजर करेंगे, ठीक है, चाहे आप डेंसिटी ऑफ गैस की, चाहे आप डेंसिटी ऑफ H2 की, ठीक है, वो आप मेजर करेंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या गैस एंड रेफरेंस gas is to be taken at same temperature and pressure condition। ठीक है भाई, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ही दोनों की डेंसिटी लेनी है, उन दोनों को डिवाइड करना है, तब जाके हमारा वेपर डेंसिटी निकलेगा। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए अब टेम्परेचर और प्रेशर हमने क्या कर दिया बेटा? कांस्टेंट। क्या कर दिया है? कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं फॉर गैसेस। ये मैं कई बार बता चुका हूं अपने वीडियोस में भी कि गैसेस के लिए एक टर्म होता है, फॉर्मूला होता है PV इजिकल्स टू nRT, होता है ना बच्चों। इसी का दूसरा
जो डेरिवेशन है वो क्या करता है, ये हो जाता है P इंटू एम इज इक्वल्स टू डी आर टी। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम वो डेंसिटी होती है। ठीक, तो अगर हम थोड़ा सा इधर बीच करेंगे, जब हम लोग गैसेस पढ़ेंगे ना तो ये फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए पीवी इजिकल्स टू एनआरटी का एक दूसरा फॉर्म आता है, दैट इज पीएम इजिकल्स टू डीआरटी। इससे हम लोग क्या करते हैं, देखिए प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया, रेट कांस्टेंट होता ही है। ठीक है, जो गैस का कांस्टेंट होता है आर, वो कांस्टेंट होता है। अब क्या हो गया, इससे हमें ये पता चल गया कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, या फिर d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ये हमें पता चल गया। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, तो अब मोलर मास तो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, तो ये जो वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी इज, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, वेपर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आई बात समझ में? गलती मत करिएगा, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो हमारा वेपर डेंसिटी है, जो कि एक रिलेटिव डेंसिटी का ही टर्म है, ठीक है, बाकी सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर से चेंज हो जाता है, लेकिन जो वेपर डेंसिटी है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होती है, क्योंकि वो जो डेंसिटी है वो गैसेस की, वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, वेपर डेंसिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। क्लियर? चलिए अब शुरू करते हैं। और H2 हमने रेफरेंस क्या लिया? H2, तो MH2 कितना होता है बच्चों? 2 ग्राम होता है कि नहीं पर मोल? 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अगर मैं डेंसिटी या वेपर डेंसिटी VD लिखूं, ठीक है, VD ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू, अगर मैं बोलूं M ऑफ गैस डिवाइडेड बाई M ऑफ H2 गैस। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं M गैस यानी कि मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 2। H2 का वेट कितना होता है? 2। ठीक है, पर मोल। तो सीधे सीधे हमारा जो वेपर डेंसिटी है वो निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर? तो इसीलिए देखिए फॉर्मूला सबने पढ़ा होता है। ठीक है, फॉर्मूला सबने पढ़ा है कि मोलर मास में डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, वेपर डेंसिटी आ जाती है। क्यों आती है किसी को नहीं पता। ठीक है, ये सच है, 95% बच्चों को ये नहीं पता है कि डिवाइडेड बाई 2 क्यों है। अगर मैंने रेफरेंस चेंज कर दिया बच्चों ना, अगर मैंने रेफरेंस चेंज कर दिया, H2 नहीं रखा, तो बेटा 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा फिर। ठीक है, फिर मैं जिस रेफरेंस में लूंगा, अगर मैंने मिथेन लिया तो डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने ऑक्सीजन ले लिया तो डिवाइडेड बाई 32 हो जाएगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई बच्चों? CO2 ले लिया तो 44 हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा जनरली लेते हैं H2, अगर लिया है तो m/2, अगर कुछ नहीं दिया आपको तो H2 को आप रेफरेंस मानेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दे दिया है तो ये डिवाइडेड बाई 2 नहीं करेंगे आप। ठीक है, क्लियर है? मेरी बात समझ में आई? लाइक ठोको। चलो, तो ये किसके लिए है? ये एक सोल गैस के लिए। ठीक है, एक गैस के लिए। क्या करते हैं IIT वाले यहाँ पे मानते नहीं है, वो क्या करते हैं, वो कई सारे गैसेस का मिक्सचर दे देते हैं। क्या करते हैं? कई सारे गैसेस का मिक्सचर देते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूं? ठीक है, मुझे तो भाई मिक्सचर का निकालना है, VD ऑफ मिक्सचर सबसे फेवरेट चीज होती है उनकी। ठीक है, VD ऑफ मिक्सचर वो क्या होगा? M एवरेज डिवाइडेड बाई MH2 गैस। अगेन अगर और कुछ होता तो उसको ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है तो रेफरेंस में हम H2 गैस को लेंगे। अब ये M एवरेज हमने आपको निकालना सिखाया है। ठीक है, सिखाया है, ऊपर लिंक दे दूंगा, देख के आओ पहले। ठीक है, शुरुआत के लेक्चर्स में हमने ये एवरेज मोलर मास निकालना सिखाया था। ठीक है, अभी भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये M एवरेज है किसका? गैसेस का है। किसका है?
गैसेस का है। तो इनको कैसे निकालें? क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। अ वेसल कंटेन्स, ठीक है, 3 गैसेस ले लेता हूं बच्चों में, ठीक है, 3 गैसेस ले लेता हूं, H2 CH4, ठीक है, H2 CH4 और छोटी सी गैस ले लो हीलियम, छोटी सी है बहुत भारी है छोटी सी है बहुत भारी है, ठीक है, हीलियम गैस इन अ मास रेशियो ऑफ H2 है, CH4 है और हीलियम है, 2:4:1, 2:4:1, ठीक है। फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। चलिए हमारे पास क्या है, H2 है, CH4 है और हीलियम है, is2, ठीक है। H2 का रेशियो कितना है बेटा, 2, इसका 4, इसका 1, ठीक है। क्या करेंगे हम, ये मास का रेशियो है, तो मास को अगर मुझे तो क्या करना होता है, मोल में कन्वर्ट करना होता है। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनके मोलर मासेस से इनके रेशियो को डिवाइड कर लूंगा, तो डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1:1/4 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4:1:1, इतने मोल्स हैं, 4 मोल है किसके, हाइड्रोजन के, 1 मोल है CH4 का, 1 मोल है हमारा हीलियम का। क्लियर, ये हमें पता चल गया है। तो अब हमें इस 4 मोल 1 मोल का हमें क्या करना है, वेपर डेंसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे भाई, है ना। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, 1/2। अब मुझे मोल्स तो पता है, कितने हैं मोल्स हाइड्रोजन के, 4, तो 4 × 2 प्लस 1 मोल है मीथेन का, तो 1 × 16 प्लस 1 × 4 डिवाइडेड बाई कितने मोल्स हैं, 4 + 1 + 1, ठीक है। टोटल मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स हमारा m एवरेज आता है, ठीक है, m एवरेज मोलर मास, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 2 8 + 16 + 4 28 हो जाएगा, दैट इज 28 डिवाइडेड बाई 4 + 1 = 6 12 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। आप 4 से और काट लीजिए, तो दैट इज 7/3, दैट इज इक्वल्स टू 7/3। ये आपकी वेपर डेंसिटी आ गई, ठीक है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई। वेपर डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, इन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। कैसे यूज करना है वो भी बता दिया, कैसे निकालना है वो भी बता दिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।